हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिटलर्स राइज टू पावर पार्ट 2। यह टॉपिक हमारे पिछले टॉपिक का कंटिन्यूएशन है। पिछले वीडियो में भी हमने यही पढ़ा था, हिटलर्स राइज टू पावर। बस डिफरेंस ये है कि पिछले वीडियो में हमने बैकग्राउंड देखा था कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने किस तरह से क्या क्या चीजें करी, आर्मी में गए, ये सारा सब कुछ। तो एक बैकग्राउंड जो था वो हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब सवाल यह था कि हमने जो सब कुछ देखा उस हिसाब से हमें अब कहानी आगे बढ़ाना है कि हिटलर पॉलिटिक्स में कैसे आए, उन्होंने किस तरह से पावर अपने हाथ में ली, पावर अपने हाथ में इस तरह से ली कि पूरी कंट्री की कमांड उनके हाथ में आ गई। तो ये सारी चीजें इवॉल्व कैसे हुई, अभी सिर्फ हमने हिटलर को समझा था, अब हम देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया ताकि उनके पास पावर आ जाए। ठीक है, इस वीडियो में यही सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, आपको इससे एक इन डेप्थ पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कि कैसे चीजें इवॉल्व होती है जर्मनी में। हिटलर्स राइज टू पावर, तो हिटलर कैसे पावर में रियल सेंस में आते हैं, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होता है, इन 1923 ही प्लान टू सीज कंट्रोल ऑफ बवेरिया। ठीक है, अब क्या होता है कि बवेरिया क्या है पहले ये भी बता दूं मैं आपको, और क्यों प्लान करते हैं कि वहां पे कंट्रोल ले लिया जाए ये भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो चलिए उस चीज को हम समझते हैं अच्छे से। अब देखिए क्या है, आपको यहां पे दिख रहा है एक मैप, ये मैप किसका है? ये जर्मनी का मैप है। ठीक है, अब ये जर्मनी का मैप है, इसमें क्या है कि जर्मनी की एक जो साउथ ईस्टर्न प्रोविंस थी, ठीक है, ये एक जो स्टेट था वो था बवेरिया। ठीक है, अब बवेरिया में क्या होता है, जैसे ऑस्ट्रिया से लगी हुई बॉर्डर है, ठीक है, और आज तो इसके पार्ट्स अलग अलग बटे हुए हैं। तो ऑस्ट्रिया के पास में बवेरिया, और हिटलर ने क्या सोचा कि यहां की स्टेट गवर्नमेंट जो है, ठीक है, मतलब यहां की गवर्नमेंट के ऊपर क्या कर लेता हूं मैं, अगर कंट्रोल कर लेता हूं, ठीक, यहां की गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल कर लूंगा, मतलब क्या है, जैसे आज मान लीजिए इंडिया है, इंडिया में से किसी एक स्टेट के ऊपर आपके पास पूरा कंट्रोल है, तो आप उस स्टेट की पॉलिटिक्स करके फिर क्या करेंगे, देश की पॉलिटिक्स में आने की कोशिश करेंगे। वही चीज यहां पे होती है। क्या होती है कि हिटलर सोचते हैं कि यहां एक बार मैं कंट्रोल कर लूं, यहां पे अपना पावर अपने हाथ में ले लूं, फिर धीरे से क्या करूंगा कि जो बर्लिन है, आगे हम पढ़ेंगे कि बर्लिन में जो वेमर रिपब्लिक है, ठीक है, तो वेमर रिपब्लिक को हटा के अपने हिसाब से गवर्नमेंट बनाऊंगा। अब एकदम से हिटलर के मन में इतना कह सकते हैं कि रेवोल्यूशनरी थॉट क्यों आया, ठीक है, ये व्हाई ही प्लान टू सीज कंट्रोल ऑफ बवेरिया, तो वो सारी चीजें मैं आपको समझाता हूं। इंटरेस्टिंग चीजें इसलिए बता रहा हूं, ऑफ टॉपिक जाके बताते हैं। देखो क्या होता है, 1923 में हमने एक और चीज पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, ध्यान है? चलो मैं बता देता हूं, आप रिकॉल नहीं कर पाओगे, बहुत मतलब पीछे छोड़ के आए ना उस टॉपिक को, लेकिन ऐसे ध्यान रखना, रिलेट करना है। हमने देखा था कि जब इकोनॉमिक सिचुएशन, इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे थे, वाले टॉपिक में देखा था। इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे 1923 में ही फ्रांस क्या करता है, रूर रीजन को ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, फ्रांस 1923 में रूर रीजन को ऑक्यूपाई करता है, और इसके चलते क्या है, जर्मनी का सारा इंडस्ट्रियल एरिया चले गया। तो हिटलर को बहुत बुरा लगता है, बोलता क्या कर रही है वेमर रिपब्लिक, ठीक है, हमारा इंडस्ट्रियल एरिया चले गया है। इस तरह से हिटलर के अंदर सेंटिमेंट्स क्या हो गए, बहुत हाई हो गए। तो हिटलर ने सोचा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने 1923 में आफ्टर फ्रांस कैप्चर्ड द रूर एरिया, ठीक है, फ्रांस ने जब रूर एरिया को कैप्चर कर लिया था, तो हिटलर प्लान टू सीज कंट्रोल ऑफ बवेरिया, और बवेरिया के थ्रू क्या करेंगे वो, फिर बवेरिया पे कंट्रोल करने के बाद में ही वुड मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर द पावर। मतलब उन्होंने ये प्लान बनाया था हिटलर ने कि ऐसा ऐसा मैं कर लूंगा, पहले बवेरिया पे कंट्रोल करता हूं, फिर उसके थ्रू मैं बर्लिन पे कंट्रोल कर लूंगा, बर्लिन मतलब पूरी कंट्री पे कंट्रोल कर लूंगा, और जो भी मेरे देश के साथ में गलत हो रहा है उसको मैं सही कर दूंगा। तो ये प्लानिंग थी हिटलर की, लेकिन क्या होता है, ही वॉज फेल्ड। ठीक है, हिटलर क्या होते हैं, इस प्लान में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं और वो फेल हो जाते हैं। अब जब हिटलर फेल हो जाते हैं तो फेल कैसे होते हैं, मतलब पता है यहाँ पे क्या होता है, बवेरिया में जो इस तरह से वो सीज करने के लिए लोगों को अपने साथ इकट्ठा करके निकलते हैं ना, तो पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। और ये निकलते कहाँ से, बियर हॉल से निकलते हैं। मतलब एक बियर हॉल के अंदर सारे लोग इकट्ठे होते हैं, उस बियर हॉल से वो लोग बाहर निकलते हैं प्रोसेशन लेके, अपना मतलब पूरा का पूरा ग्रुप लेके, लेकिन उन्हें क्या करती है, रास्ते में पुलिस पकड़ लेती है। देयरफॉर ही फेल्ड इन हिज मिशन, ये जो मिशन था उनका उसमें फेल हो जाते हैं। एंड ही वाज अरेस्टेड फॉर टियर्सन, और उन्हें देशद्रोह के अपराध में क्या कर लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं। बोलते थे कि भैया तुम तख्ता पलट करना चाह रहे हो, तुम गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आवाज उठाना चाह रहे हो, तो देशद्रोह हो गया ये तो एक तरह से। तो ही वाज अरेस्टेड फॉर टियर्सन। देखो अब ये देशद्रोह का जो कंसेप्ट होता है ये हमेशा अलग होता है। हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पे बहुत सारे लीडर्स को ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट किया, और इसी चार्ज पे, टियर्सन के चार्ज पे, देशद्रोह के आरोप में अरेस्ट कर लेते थे। लेकिन क्या हमारे लिए वो देशद्रोही थे? नहीं, वो तो हमारे लिए क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। लेकिन ब्रिटिशर्स उनके ऊपर आरोप क्या लगाते थे, देशद्रोही का आरोप लगाते थे। तो देश क्या होता है, देश एक तरह से गवर्नमेंट तक सीमित हो जाता है। तो यहां पे वही हुआ, हिटलर तो क्या चाह रहे थे, देश के लिए चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने वेमर रिपब्लिक के अगेंस्ट में आवाज उठाई, तो वेमर रिपब्लिक ने उन्हें देशद्रोह के आरोप में अरेस्ट कर लिया। ही वॉज अरेस्टेड फॉर टियर्सन, अरेस्ट कर लिया गया।
और अरेस्ट कितने साल के लिए हुए थे? 5 साल के लिए हुए थे। लेकिन हिटलर को कहीं ना कहीं लोग पसंद करते थे। जिस जेल में डाला था, ठीक है, लैंड्सड्रॉफ ऐसा कुछ था शायद उस जेल का नाम, तो जिस जेल में डाला था, उस जेल के बाद में फिर जो यहाँ की गवर्नमेंट थी बावेरिया प्रोविंस की, उनको ऐसा लगता था कि यार हिटलर तो जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, तो हिटलर के टुवर्ड्स थोड़ी सी सिंपैथी थी। तो 5 साल की जेल 9 महीनों में ही खत्म हो गई थी, ठीक है। तो ही वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर 5 ईयर्स, 5 साल का सेंटेंस मिला था। लेकिन क्या होता है, लेकिन 9 महीने में छूट जाते हैं वो, ठीक है। एंड आफ्टर रिलीज स्ट्रगल फॉर पावर, अब छूट गए जेल से। अब जेल से छूटने के बाद में उन्होंने क्या करा, कंटिन्यूसली अपनी जो पार्टी थी, कौन सी पार्टी थी? नाजी पार्टी। नाजी पार्टी के साथ में पावर के लिए स्ट्रगल करते रहे हिटलर। उन्होंने सोचा कि नहीं, पावर तो हाथ में लेना ही होगी मुझे। तो क्या होता, वो 1923 में 1924 में छूट जाते हैं। फिर क्या होता है, वो कंटिन्यूसली इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते रहते हैं। पहले तो उन्हें वोट नहीं मिल रहे थे ज्यादा, ठीक है। फिर 1928 के इलेक्शन में जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो नाजी पार्टी गॉट 2.6% वोट इन रिस्टैग। रिस्टैग क्या थी बताया था, रिकॉल करो, ये रिस्टैग, ठीक है, जर्मन पार्लियामेंट को रिस्टैग कहा जाता है। तो ये रिस्टैग में उन्हें पहले कितना वोट मिला था 1928 के इलेक्शन में? मात्र 2.6%। 2.6%। मैंने आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बताया था ना, तो यहां पे वही सिस्टम है कि हिटलर के पास में कितनी सीट आएगी, हिटलर की पार्टी के पास 2.6% सीट आएगी। तो 1928 में ये सीन था और ये कंटिन्यूसली स्ट्रगल करते रहे, अभी आगे भी बताऊंगा, ठीक है। अब क्या होता है, 1928 में उन्हें ये स्ट्रगल कर रहे थे इस समय पे। 1928 के इलेक्शन में कितने? 2.6% मिले। लेकिन ये स्ट्रगल उन्होंने कंटिन्यू रखा। कंटिन्यूसली क्या कर रहे थे वो? कंटिन्यूसली पार्टिसिपेट कर रहे थे इलेक्शंस में, ताकि उनकी पार्टी को थोड़ा सा सपोर्ट मिले, ठीक है। बट ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन नाजिज्म बिकम ए मास मूवमेंट, ठीक है। अब क्या होता है कि अभी ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा था 1923 से 1928 तक हमने देख लिया। लेकिन 1928 के बाद में जैसे जैसे ग्रेट डिप्रेशन बढ़ता चले गया, ग्रेट डिप्रेशन मतलब क्या, जो इकोनॉमिक क्राइसिस हमने पढ़े थे, अब रिलेट करते चलना है। अब एक मतलब उस पॉइंट पे आ गए हो चैप्टर के आप, जहां तक आपने चैप्टर का पूरा बैकग्राउंड समझ लिया है, तो आपको सिर्फ रिलेट करना है, आपको कहानी समझ में आ जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, आपको कहानी समझ आ जाएगी। देखो, ग्रेट डिप्रेशन के टाइम नाजिज्म का सपोर्ट क्यों बढ़ा, मैंने आपको बताया था, क्योंकि हिटलर ने उस तरह से प्रॉमिस किया था चीजों को। मैंने पिछले वीडियो में आपको यह भी बताया था कि हिटलर ने क्या प्रॉमिस किया, टू अंडू ऑल दी इनजस्टिस, ठीक है। उसके बाद में जर्मनी को फिर से स्ट्रांग बनाना। जब कोई इस तरह की बात करेगा किस टाइम पे, ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे, तो दिखती बात है उस इंसान का सपोर्ट बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो हिटलर का सपोर्ट बढ़ रहा था कब? ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पीरियड में। एक मास मूवमेंट बढ़ गया नाजिज्म, ठीक है। और जब नाजिज्म एक मास मूवमेंट बढ़ गया, अब आप पूछेंगे मास मूवमेंट क्यों बढ़ रहा था? क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ नाजी प्रोपेगेंडा एंड प्रोमिसेस विच हिटलर मेड। हिटलर जिस तरह से क्या करते थे, जो प्रोमिसेस किए थे हिटलर ने, पिछले वीडियो में बताया था, वो सारे प्रोमिसेस जो नाजी प्रोपेगेंडा था। नाजी प्रोपेगेंडा क्या है, ये भी आपको इसी वीडियो में मैं बताता हूं आगे अगली स्लाइड पे। तो इन सारी चीजों के कारण क्या है, हिटलर का जो सपोर्ट बेस था, तो वो ग्रेट डिप्रेशन टाइम पीरियड के टाइम पे बढ़ता चले जा रहा था। और उसका रिजल्ट क्या देखा हमने, कि ये जो स्ट्रगल चल रहा था, 1928 में 2.6% वोट थे, लेकिन 1932 आते आते 4 सालों के अंदर अंदर नाजिज्म का सपोर्ट, नाजी पार्टी का सपोर्ट इतना बढ़ गया कि नाजी पार्टी गॉट 37% वोट्स इन रिस्टैग, ठीक है, जर्मन पार्लियामेंट में। अब प्रपोर्शन कितना हो गया था नाजी पार्टी का? 37%। 37% प्रपोर्शन होने के साथ साथ में नाजी पार्टी बिकेम द लार्जेस्ट पार्टी इन पार्लियामेंट। तो जो सबसे बड़ी पार्टी पार्लियामेंट में बनी वो कौन सी थी? नाजी पार्टी थी। आया समझ में? तो ये सारी चीजें हो गई कब? ये सारी चीजें हो गई किस टाइम पीरियड में? ये सारी चीजें हो गई किस तरह से हिटलर पावर में आए उस टाइम पीरियड पे। हमने देखा ग्रेट डिप्रेशन वाले टाइम पीरियड में नाजिज्म का सपोर्ट बढ़ता चले गया। क्लियर है? रिस्टैग मैंने आपको दिखा दिए। अभी देखो क्या है, ये भी आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हिटलर ने अपने पॉलिटिकल करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। अरेस्ट हो जाते हैं, छूटने के बाद में फिर स्ट्रगल करते हैं, नाजी पार्टी का धीरे धीरे सपोर्ट बढ़ता है। सपोर्ट किस टाइम पीरियड पर बढ़ता है, ये ध्यान रखना है, ग्रेट डिप्रेशन वाला जो टाइम पीरियड था। फिर क्या होता है, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में ये जो लास्ट लाइन बताई थी कि जो सपोर्ट बढ़ रहा था, इट वाज बिकॉज ऑफ नाजी प्रोपेगेंडा एंड प्रोमिसेस व्हिच हिटलर मेड। तो क्या था नाजी प्रोपेगेंडा, वो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। देखो नाजी प्रोपेगेंडा क्या था, इस चीज को आप समझिएगा यहां पे कि नाजी प्रोपेगेंडा एंड प्रोमिसेस मेड बाय हिटलर गेव हिम अ चांस टू राइज। सही है यहां तक, ठीक है, कि जो उनका प्रोपेगेंडा पूरा फैला रहे थे, ठीक है, जो हिटलर ने प्रोमिसेस किए थे, उन चीजों के कारण उन्हें क्या मिली, एक एज मिलती है कि हाँ अब हम पावर में आ सकते हैं। अब ये है क्या, नाजी प्रोपेगेंडा क्या है? प्रोपेगेंडा मतलब क्या होता है, सिंपल सी चीज है कि आप किसी चीज को किस तरह से डिपिक्ट करते हैं, किसी चीज को आप किस तरह से प्रस्तुत करते हैं। मतलब अब मेरा एक प्रोपेगेंडा है कि मैं आपको किस तरह से पढ़ाऊं, ठीक है, माय प्रोपेगेंडा ऑफ
टीचिंग यू इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर टीचर। तो ये क्या हो गया, प्रोपेगेंडा हो गया। मतलब आपका करने का तरीका क्या है चीजों को, वो सिंपल सी चीज प्रोपेगेंडा होता है। वैसे नाजी पार्टी जो थी, तो नाजी पार्टी का भी चीजों को करने का तरीका था जिसके थ्रू वो लोगों तक अपने आइडियाज को, अपने विचारों को प्रेजेंट करती थी, ठीक है। और हिटलर के प्रोमिसेस जो मैंने आपको बताए, ठीक है, टू अंडू ऑल द इनजस्टिस डन विद जर्मनी, टू मेक द जर्मनी स्ट्रॉन्ग नेशन अगेन, फॉरेन इन्फ्लुएंसेस को वीड आउट करना, ये सारी चीजें उसके प्रोमिसेस थे। तो ये दो फैक्टर्स ने क्या किया, कहीं ना कहीं हिटलर को पावर में आने का मौका दिया। हिटलर अगर पावर में आए तो किस कारण से आए, क्योंकि उन्होंने नाजी प्रोपेगेंडा पे काम किया और अपने प्रॉमिस पे काम किया, ठीक है। तो क्या था नाजी प्रोपेगेंडा में, वो मैं आपको समझाता हूं। न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में क्या था, वो अभी तक जो घिसी-पिटी पॉलिटिक्स चल रही थी उससे अलग हटके कुछ लाने की कोशिश करी उन्होंने। यूजिंग रिचुअल्स एंड स्पेक्टिकल्स फॉर मास मोबिलाइजेशन। रिचुअल्स मतलब क्या है कि जैसे किसी भी चीज को करने का एक वो बना दिया, रस्म बना दी कि हाँ अपन ऐसे करेंगे, ठीक है, रैली निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे। स्पेक्टिकल्स मतलब क्या है, स्पेक्टिकल जैसे आपने सुना होगा ना, स्पेक्टिकुलर परफॉर्मेंस, डांस वांस में हम बोल देते हैं। तो स्पेक्टिकुलर परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि ऐसी चीज की जो आपको देखते से आप जिस चीज से क्या हो जाए, बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाए, किससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाए, वो होता है स्पेक्टिकल, ठीक है। तो हिटलर क्या करते थे, वो रिचुअल्स को यूज करते थे। स्पेक्टिकल्स का क्या इंपॉर्टेंस है, मास मोबिलाइजेशन, वो समझ गए थे। मतलब वो विंडो ड्रेसिंग पे काम करते थे। विंडो ड्रेसिंग मतलब क्या है कि वो दिखाते थे लोगों को इस तरह से चीजें कि हाँ यार नाजी पार्टी में है दम। आया समझ में? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, ये देखो। तो क्या होता था, ऐसे स्पेक्टिकल्स होते थे, मतलब ये रैली निकल रही, तो स्पेक्टिकुलर रैली है, देखते थे लोग खड़े होकर कि यार ये कौन सी पार्टी, ये पार्टी कितनी कह सकते हैं कि डिसिप्लिन्ड है, ये सारी चीजें डिसिप्लिन के मामले में और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे हिटलर, ठीक है। और क्या क्या किया उन्होंने अपने प्रोपेगेंडा में, मैसिव रैलीज होती थी, पब्लिक मीटिंग्स होती थी, जो क्या करती थी, जो लोगों के अटेंशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी, ठीक है। रेड बैनर स्वास्तिक, ठीक है, उनका रेड बैनर स्वास्तिक हमने पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको सिंबल बताया है, लोगो बताया उनका पार्टी का जो रेड बैनर है, ठीक है। रेड बैनर स्वास्तिक, नाजी सैल्यूट, द रिचुअलाइज्ड राउंड्स ऑफ अप्लॉज, तो ये सारी चीजें की जाती थी। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो रही है पॉलिटिक्स में, सब कुछ डिसिप्लिन वे में था। और इसके चलते क्या था कि लोगों को ये स्पेक्टिकुलर लगता था, देखने में ऐसा लगता था कि यार ये पार्टी कुछ करेगी, ठीक है। लोगों के अंदर क्या है, कॉन्फिडेंस डेवलप करने की कोशिश करी। ये था नाजी प्रोपेगेंडा, ठीक है। दे हैव देयर ओन स्टाइल ऑफ डूइंग द थिंग्स, दे हैव देयर ओन स्टाइल ऑफ डूइंग द थिंग्स। व्हाट आई मीन बाय दिस, कि वो जो भी करते थे वो दूसरी पार्टी से अलग करते थे। उन्हें क्या करते थे, वो जो भी करते थे तो उससे लोग अट्रैक्ट होते थे। आया समझ में? फिर क्या होता है, दिस ऑल वॉज डन स्किलफुली टू प्रोजेक्ट हिटलर एज ए मसीहा, अ सेवियर, ठीक है। और अब जो भी कर रही थी नाजी पार्टी, तो नाजी पार्टी जब करती थी ये सारी चीजें तो एक मैसेज दे देती थी छुपा हुआ। क्या मैसेज देती थी? वो मैसेज ये देती थी कि हिटलर जो एक मसीहा बन के आए हैं आपके लिए, ठीक है, आपके लिए, मतलब आपके देश की जो इकोनॉमिक सिचुएशन बिगड़ी है, जो जितनी भी परेशानियां आई हैं, तो उन सारी चीजों को अगर सुधारना है तो हिटलर आपके लिए क्या है, एक मसीहा है, एक सेवियर है, ठीक है। तो हिटलर को इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया था। एंड दिस कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ पीपल हुज सेंस ऑफ डिग्निटी एंड प्राइड हैज बीन शैटर्ड। बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है। अब क्या है, आप देखोगे कि जर्मनी में उस समय जो आम जनता थी, तो दे वर सफरिंग अ लॉट, ठीक है, बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब जब जर्मनी की जनता को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, ठीक है ना, जिन वहां की जो सिटीजन थे, हुज सेंस ऑफ डिग्निटी एंड प्राइड हैज बीन शैटर्ड, फॉरेन इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा था, उनकी जो अपनी सेंस ऑफ डिग्निटी थी वो पूरी तरह से क्या हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। और वहां पे अगर कोई ऐसी बात करते कि नहीं मैं तुम्हें फिर से एक मजबूत राष्ट्र की तरह खड़ा करके दूंगा, ठीक है, तो दिखती बात है कि लोग सपोर्ट करेंगे। आया समझ में? तो ये हिटलर्स राइज टू पावर की मैंने आपको पूरी कहानी बताई। एक बार और चीजें देख लेते, देखो हम, जैसे नाजी प्रोपेगेंडा में ये नाजी सैल्यूट है इस तरह से, ठीक है। तो ये नाजी सैल्यूट हो गया, ये देखो ये लोग भी नाजी सैल्यूट दे रहे हैं, ठीक है। ये रैली निकल रही है उन लोगों की, मैसिव रैलीज होती थी, और उसी के साथ साथ में क्या पब्लिक मीटिंग्स वगैरह होती थी। अब देखो कितने सारे लोग हैं, सब कुछ, मतलब एक स्पेक्टिकुलर परफॉर्मेंस चलती थी कि देखते से लोगों को ऐसा लगता था बहुत अच्छी चीज है। ये रेड स्वास्तिक बैनर वाला जो रेड बैनर वाला जो स्वास्तिक है, उनका फ्लैग है, ये सारी चीजें, ये मीटिंग्स वगैरह होती थी इस तरह से। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि एक बोलते हैं ना कि ऐसा समय अंधकार और उजाले वाली बात, तो हिटलर ने उस चीज को प्रोजेक्ट किया। अब जब उस चीज को प्रोजेक्ट किया तो उसके चलते क्या है कि इमेजिनेशन कैप्चर कर ली आम जनता की। तो अब इन जो पूरा हमने कहानी पढ़ी हिटलर्स राइज टू पावर में, तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देयरफॉर द क्राइसिस इन द इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी। हमने देखा इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत बिगड़ी थी, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी, और ये एक अल्टरनेटिव की तरह निकल के आ रहे थे, ठीक है, लोगों का अटेंशन गेन कर रहे थे। इकोनॉमी खराब थी, ठीक है, पॉलिटी, उसके बाद में सोसाइटी जो थी, सोसाइटी भी अब चाह रही थी कि बस अब बहुत हो गया, परेशानियों का मतलब परेशानी खत्म होना चाहिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद से ही लोग
जूझ रहे हैं किसी ना किसी प्रकार की परेशानी से, तो उन्होंने बोला कि अब परेशानियां खत्म होना चाहिए। ठीक है, तो द क्राइसिस इन द इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड टू हिटलर्स राइज टू पावर। ये लाइन आपको अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक्सप्लेन द राइज ऑफ हिटलर टू पावर, ठीक है, या फिर एक्सप्लेन हाउ हिटलर गेन पावर इन जर्मनी, तो उसमें आपको लास्ट में कंक्लूजन वाली लाइन जो लिखना है तो ये जरूर लिखना है। ठीक है, ये आपकी बुक में स्टार्टिंग में लिखी, लेकिन आप पूरा आंसर लिखो, कंक्लूड करते समय लाइन जरूर लिखिएगा। क्लियर है, ये हो गया। तो हमने ये सारा सब कुछ किस बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा हिटलर्स राइज टू पावर के बारे में। अब हमने यहां तक देख लिया है कि अभी जो पार्टी है, कौन सी पार्टी, नाजी पार्टी। ठीक है, तो नाजी पार्टी कौन सी है, बिकेम द लार्जेस्ट पार्टी इन पार्लियामेंट। कब बनती है, 1932 में। 1932 में ये सिचुएशन है कि अभी लार्जेस्ट पार्टी कौन सी पार्लियामेंट में, लार्जेस्ट पार्टी है नाजी पार्टी। अब ये चीज ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे कि हिटलर के पास में पावर आ गई, पॉलिटिकल पावर, तो हिटलर्स राइज टू पावर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब बात यह होती है कि हिटलर तो डिक्टेटर थे। अब आप बोलोगे यहाँ डिक्टेटरशिप कहां से आ गई, तो सब कुछ तो डेमोक्रेसी चल रहा है, लेकिन नहीं, चीजें यहीं से बदलती है। तो किस तरह से डेमोक्रेसी का डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, कहां पर, जर्मनी में, वो सारा सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कनेक्ट करते चलना, लूपिंग कर लेना, इस वीडियो को हम उस वीडियो से कनेक्ट करेंगे, कहानी बनी रहना चाहिए। ठीक है, मैं अलग अलग पार्ट्स में इसलिए बनाता हूं ताकि आपको टॉपिक सब टॉपिक समझ आते जाएं और आप एक कहानी की तरह रिलेट भी कर लें। क्लियर है, तो इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrains.com पर क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।